अगर मान लीजिए किसी के पास अगर डॉक्यूमेंट्स वो अवेलेबल नहीं है एट द टाइम ऑफ एडमिशन, तो क्या टाइम दिया जा रहा है कॉलेज की तरफ से? क्या आपके कॉलेज में भी डॉक्यूमेंट्स के लिए दौड़ाया गया था, यहाँ से वहाँ से यहाँ? डॉक्यूमेंट्स के लिए कितना परेशानी हुआ था वहाँ पे? सो हाय गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल में। तो दोस्तों, महाराष्ट्र सीईटी एमसी 2022 का लगभग अब सारे ख़त्म हो चुके हैं। कैप प्रोसेस तीनों राउंड के ख़त्म हो चुके हैं। एडमिशन लगभग अब क्लोज होने वाले हैं। तो हमने टॉपर टॉक्स का जो सीरीज स्टार्ट किया, उसमें से आज एक और स्टूडेंट है जिनका जो है महाराष्ट्र सीईटी में एक अच्छी स्कोर आई थी और इन्होंने एक अदर इंट्रेंस एग्जामिनेशन में भी बहुत अच्छी स्कोर हासिल की और इन्होंने फिर वहाँ पे जाकर के एडमिशन लिया। तो आइए इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि इनको कैसा डिफरेंस लगा दोनों में, और महाराष्ट्र सीईटी को छोड़ के अदर इंट्रेंस एग्जामिनेशन को दिया और फिर उसमें एडमिशन लिया। तो हमारे साथ आज मून है। तो हाय मून, वेलकम टू द चैनल। सो सबसे पहले आप अपने बारे में बताओ, कहाँ से बीएससी की हो, कहाँ से आप हो और कौन कौन से एंट्रेंस एग्जामिनेशन दिए, एंड अपने बारे में पहले इंट्रोड्यूस करो बच्चों को। जी बिल्कुल। हेलो एवरीवन, मेरा नाम मून शाहू है। मैं रांची झारखंड की रहने वाली हूँ। मैंने अपना ग्रेजुएशन बीआईटी मिश्रा से कंप्लीट किया है। अभी मैंने एमसीए के लिए पीएसआईटी में ज्वाइन किया है। पीएसआईटी कानपुर, ऐसा क्यों? महाराष्ट्र सीईटी में भी आपके एक अच्छे स्कोर थे, तो आपने पीएसआईटी कानपुर को ही क्यों चुना? और महाराष्ट्र सीईटी में मैंने जैसे पहले ही बताया था कि वहाँ पे ज़्यादा अच्छी प्लेसमेंट है और सारा चीज़ अच्छी है, आईटी हब है पुणे, तो आपने पीएसआईटी को ही क्यों चुना? नहीं भैया, महाराष्ट्र साइड नो डाउट वो बहुत अच्छा है, बट कानपुर साइड भी इसका पीएसआईटी का प्लेसमेंट बहुत अच्छा है। मतलब प्लेसमेंट परसेंटेज इसका बहुत अच्छा था। तो महाराष्ट्र साइड थोड़ा दूर भी हो जा रहा था और कानपुर मेरे से थोड़ा सा नज़दीक है, तो इसलिए मेरे फैमिली वाले भी बोले कि जब प्लेसमेंट दोनों का सेम ही है तो तुम इसी में एडमिशन ले लो। कितनी थी तुम्हारी परसेंटाइल, कितनी थी महाराष्ट्र सीईटी के अंडर में? महाराष्ट्र में मेरा 87.57 ऐसा समथिंग था। ओके। और आपने सिर्फ महाराष्ट्र सीईटी या सीयूईटी दिया था या फिर और कोई एंट्रेंस एग्जामिनेशन दिया था इस साल? निमसेट का दिया था। निमसेट का दिया था, जैसे कि सारे कोई देते हैं। और आपने फिर प्रिपरेशन कैसे किया स्टडी के साथ? आप एक अपीयरिंग स्टूडेंट भी थे, तो आपने अपने सेमेस्टर के जो कॉलेज के एग्जामिनेशंस होते हैं, फिर ये एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं, कैसे इन दोनों को साथ में मैनेज किया और फिर एक इतनी अच्छी रैंक हासिल की? तो थोड़ा अपनी प्रिपरेशन टिप्स बताओ बच्चों को जो 2023 में एग्ज़ाम देने वाले हैं, साथ में उनका कॉलेज का भी एग्ज़ाम है, तो दोनों को कैसे मैनेज करें इस टाइम पे? वो भैया, हम डेली पढ़ते थे, मतलब डेली 2 से 3 घंटा हम देते थे अपने इसके लिए, एग्ज़ाम्स के लिए। और ऐसे कॉलेज का तो रहता ही है, तो वो तो रहता ही है, तो बट इसके लिए देना होगा। आप नहीं भी तो 3 से 4 घंटा दीजिए, वो काफ़ी है। और अभी तो सफिशिएंट टाइम है, जो लोग भी अभी 3 से 4 घंटा भी देंगे इसके लिए तो उनका निकल जाएगा। अच्छा। तो आपके हिसाब से जितना ज़रूरी है कॉलेज का एग्जामिनेशंस, उतना ही इम्पोर्टेंट जो है आपका एंट्रेंस एग्जाम है। तो दोनों को बैलेंस करके चलना बहुत ही ज़रूरी है। अगर ज़्यादा आप एंट्रेंस एग्जाम पे फोकस कर जाते हो और या फिर कॉलेज में आपका बैक लग जाता है तो पूरा बेकार हो जाएगा। तो इसीलिए आपको दोनों मेंटेन करना है, कॉलेज की एग्जामिनेशन भी और ये भी, तभी जो है आप एक अच्छी स्टूडेंट कहे भी जाते हो। और एक ड्रॉप ईयर से अच्छी होती है जब आप साथ में निकालते हो। और बहुत सारे बच्चे होते हैं ऐसे कि सोचते हैं मैं ये पहले बीसीए कंप्लीट कर लेता हूँ, फिर 1 ईयर का ड्रॉप लूंगा और फिर एक अच्छी खासी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस की तैयारी करूंगा और फिर कोई अच्छे एग्जामिनेशन फोड़ने की कोशिश करूंगा। लेकिन ऐसा नहीं है। मून जैसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो साथ में ही दोनों एंट्रेंस एग्जामिनेशंस को क्रैक किए हैं और अच्छी खासी अभी कॉलेज में एमसीए कर रहे हैं। आने वाले टाइम में मैं उनको भी आपके साथ इंटरेक्ट करने की कोशिश करूंगा। तो अभी तो मून है हमारे साथ, तो इनसे और अच्छी बातें जानने की कोशिश करते हैं। तो मून, आप एक बार एडमिशन प्रोसेस बता दो पीएसआईटी की। आपने गया तो वहाँ पे क्या क्या फेस किया, क्या अच्छा लगा आपको कॉलेज में जब आप एडमिशन के लिए गए थे? तो एक पूरा फुल एडमिशन प्रोसेस आप बता दो, ताकि जो है नेक्स्ट ईयर बच्चे अगर पीएसआईटी में जाते हैं तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। भैया, वहाँ का सबसे पहले तो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, वहाँ का प्लेसमेंट परसेंटेज भी बहुत अच्छा है, वहाँ के फैकल्टीज़ बहुत अच्छे हैं, मतलब बहुत ही अच्छे से वो सारे लोग बात किए। और एडमिशन का प्रोसेस है कि आपको काउंसलिंग के थ्रू भी होता है और डायरेक्ट भी होता है। डायरेक्ट आपको 20% दिया हुआ है, 20% डायरेक्ट होता है और काउंसलिंग के थ्रू 80% होता है। तो मेरा काउंसलिंग के थ्रू था। और एडमिशन में ये है कि आपको सारा जितना भी मार्कशीट है सबका फ़ोटो कॉपीज़ ले करके जाना है, 3 सेट। फिर डोमिसाइल आपको लेकर के जाना है, अगर आप किसी कैटेगरी के हो तो उसका लेकर के जाना है।
ये सारा लेकर के जाना है। और फ़ी के लिए ऑनलाइन भी आप दे सकते हो और डीडी भी दे सकते हो। तो हम तो ऑनलाइन के थ्रू पेमेंट किए थे, बट डीडी के थ्रू भी बहुत लोग कर रहे थे, वो भी इजी है। अच्छा अच्छा। तो आपका तो पूरा एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट हो गया है लगभग, आपका एडमिशन वहाँ पे हो चुका है पीएसआईटी में? हाँ भैया, हो गया। क्लासेस वगैरह कब से स्टार्ट है, क्लासेस वगैरह कब से बोला गया है वहाँ पे? अभी भैया कंफर्म नहीं है, 21 से बोला गया था कि स्टार्ट होगा, बट अभी कोई वैसा मैसेज नहीं आया हमको। अच्छा। हाँ, जैसा कि आपको पता है महाराष्ट्र में अभी डॉक्यूमेंट्स को लेकर के बहुत बच्चों को परेशानी हो रही है। छोटी छोटी डॉक्यूमेंट्स के कारण उनको बहुत ही ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जैसा हमने पहले भी बताया था। तो क्या आपके कॉलेज में भी डॉक्यूमेंट्स के लिए दौड़ाया गया था, यहाँ से वहाँ से यहाँ? डॉक्यूमेंट्स के लिए कितना परेशानी हुआ था वहाँ पे? हमको डोमिसाइल के लिए हुआ था, क्योंकि हम डोमिसाइल नहीं लेकर के गए थे, क्योंकि हम नॉन यूपी के हैं। तो नॉन यूपी को डोमिसाइल के लिए कोई वो लोग काउंसलिंग में भी हमसे नहीं मांगे थे। मेरा जनरल कैटेगरी में हुआ था, तो उसमें डॉक्यूमेंट्स वैसा कुछ मांगे नहीं, तो हम ले करके नहीं गए। तो बट वहाँ पे वो लोग हमसे डोमिसाइल मांगे, मेरा कैटेगरी मांगे, ये सारा चीज़ वो लोग मांगे। तो फिर हम को डेट दिए हैं कि इतने डेट में आप आकर के सबमिट कर दीजिएगा, और एक एप्लीकेशन लिखवाएं हैं। तो इतना ज़्यादा भी दिक्कत नहीं है, बट ये है कि हाँ, आपको थोड़ा सा वो लोग दौड़वाएंगे कि नहीं, आपको ये देना है, अगर आपके पास नहीं है तो आप बनवाइए, एक स्पेसिफिक डेट देंगे, इतने में आपको सबमिट करना रहता है। अच्छा, अगर मान लीजिए किसी के पास अगर डॉक्यूमेंट्स वो अवेलेबल नहीं है एट द टाइम ऑफ एडमिशन, तो क्या टाइम दिया जा रहा है कॉलेज की तरफ से कि आप 10 दिन 15 दिन या फिर एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम दे रहे हैं कॉलेज वाले कि इतने टाइम में आप आओ और फिर डॉक्यूमेंट्स को आप सबमिट कर सकते हो? तो कुछ ऐसा टाइम दे रहे हैं वहाँ पे? हाँ भैया, वो लोग टाइम दे रहे हैं। आपको एक एप्लीकेशन लिखवाएंगे वो लोग पहले, उसके बाद फिर आपको वो टाइम देंगे कि इतने टाइम में आप आकर के सबमिट कर दो। उसके लिए दिक्कत नहीं है ज़्यादा कि आपको, मतलब ज़्यादा दिक्कत नहीं है कि एडमिशन नहीं होगा या फिर कैंसिल कर देंगे। ये सब है कि अगर आपके पास मतलब कैटेगरी अगर नहीं है, तो आपको वो 2 वीक्स या 3 वीक्स ऐसे देते हैं कि उतने में आप सबमिट कर सकते हो आराम से। मतलब कि आपके पास अगर डॉक्यूमेंट्स नहीं है, जैसे क्या होता है एडमिशन के टाइम पे आपके पास फाइनल मार्कशीट नहीं आती है, कुछ टाइम लग जाता है, तो आपको ऑनलाइन मार्कशीट सबमिट करनी पड़ती है, जो ऑनलाइन आते हैं कॉलेज की तरफ से, तो वो सबमिट करके आप एडमिशन तो उस टाइम ले सकते हो नहीं, लेकिन फिर आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो है वो सबमिट करने पड़ते हैं एनी हाउ। और जिस टाइम पे वो दिए रहते हैं कि आपको 10 दिन या 15 दिन में जा करके एडमिशन काउंसिल में आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने हैं किसी भी तरह। महाराष्ट्र में अभी ऐसा हो रहा है कि जितने सारे कॉलेजेस हैं लगभग सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को सबमिट कर रहे हैं। वो उनका कहना है अभी पूरा मैं वेरीफाई करूँगा, उसके बाद मैं डॉक्यूमेंट्स दूंगा, आपको रिटर्न करूंगा। अब आज बहुत सारे कॉलेजेस में तो 1-1 साल डॉक्यूमेंट्स रखने वाले हैं, तो ये नया चीज़ हमें सुनने को मिला कि आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो है वहाँ पे रख रहे हैं। तो अगर रख रहे हैं तो आपको कोई इशू नहीं है, आप आराम से जाओ और फिर वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको रिटर्न कर देंगे, ऐसा कोई इशू नहीं है। मून, एक बार आप फ़ी के बारे में बता सकते हो, कितनी फ़ी लगी है आपकी वहाँ पे और कैसा है फ़ी, मतलब कितनी लगी है वहाँ पे पीएसआईटी में? इसमें पर ईयर का है 1,50,300 1 ईयर का। सेकेंड ईयर भी इतना ही लगेगा। ये एडमिशन फ़ी और एकेडमिक फ़ी है। और हॉस्टल है 96,000 पर ईयर। ये गर्ल्स का है, गर्ल्स का एसी रूम के लिए ये, और बॉयज़ के लिए नॉन एसी भी अवेलेबल है, हम लोग के लिए नहीं है। नॉन एसी के लिए 80,000 है। ओके, मतलब कि पीएसआईटी में पीएसआईटी में गर्ल्स और बॉयज़ के लिए दोनों के लिए हॉस्टल की फैसिलिटी अवेलेबल है, दोनों के लिए। तो एक ये अच्छी बात है, क्योंकि बहुत सारे कॉलेज में पीजीज़ के बच्चों के लिए हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती है, होती भी है तो खासकर अगर गर्ल्स की है तो बॉयज़ की तो होगी ही नहीं। तो आप अगर पीएसआईटी अगर आप देखोगे तो शायद सिटी से बहुत दूर में भी है, साइड में हट करके है, तो वहाँ पे हॉस्टल अगर कॉलेज प्रोवाइड करे तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बहुत साइड में फिर हो जाता है वो कॉलेज, तो बाहर में पीजीज़ वगैरह मिलना मुश्किल हो जाता है थोड़ा सा। तो अगर आपके हॉस्टल के अंदर है तो एक बहुत अच्छी बात होती है यहाँ पे। मून, एक बार आप पीएसआईटी का रिव्यू दे दो थोड़ा सा, कैसा है, प्लेसमेंट कैसी जाती है उस कॉलेज का? आपको कैसे पता चला कि हमें पीएसआईटी में मिला है तो मैं एडमिशन यहाँ पे ले ही लेता हूँ? आपने जो थोड़ा बहुत रिसर्च किया होगा सोशल मीडिया पे या फिर कहीं से रिसर्च किया होगा, तो कैसी जाती है उसकी प्लेसमेंट? अभी फ़िलहाल इतना बता दो, उसके बाद मैं फिर नेक्स्ट ईयर जब आप पढ़ोगे तो नेक्स्ट ईयर मैं फिर आपसे बात करूँगा तो एग्जैक्ट फिगर पता चलेगा। अभी आपको जितना पता है पीएसआईटी का रिव्यू दे दो। पीएसआईटी में प्लेसमेंट परसेंटेज
85 to 90% है, मतलब मैक्सिमम का वहाँ पे प्लेसमेंट होता है। अब हाईएस्ट पैकेज उसका 10 लाख अभी गया है, पूरा सबका तो पता नहीं, बट अभी 10 लाख गया है कुछ लोगों का। और प्लेसमेंट परसेंटेज उसका अच्छा है, पढ़ाई भी अच्छा होता है। हाँ, रिस्ट्रिक्शंस कुछ ज़्यादा ही हैं, बहुत लोग बोलते हैं कि एकदम स्कूल टाइप रखते हैं वो लोग, बट आई गेस सही है, क्योंकि अगर आपको मार्क्स चाहिए और प्लेसमेंट चाहिए तो आपको थोड़ा सा तो ज़्यादा करना पड़ेगा वर्क, तो ये सब है। और 9 to 5 हाँ, तो क्लास। एक तो ओके ओके, मतलब 9 to 5 आपकी क्लास चलेगी और थोड़ी डिसिप्लिन में, थोड़ी ज़्यादा ही डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा पीएसआईटी में। तो आपने तो हमें वीडियो भी भेजा था, वो वीडियो मैं आप लोगों को भी दिखाऊंगा। कॉलेज की एक जो छोटी सी टूर थी इनकी, तो हमें ये पहले ही वीडियो भेज चुके थे पीएसआईटी की। बहुत अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर है देखने को, जैसा हम लोग अभी तक देखें, इन्होंने तो सामने से देखा होगा, तो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत शानदार है। एक अच्छी वाइब्स मिलती है वहाँ पर, अगर आप पढ़ोगे तो एक पॉजिटिव वाइब्स मिलती है। पूरी ग्रीनरी कैंपस है, काफ़ी बड़ी कैंपस है। तो एक प्रॉपर एक अच्छी पीएसआईटी की रिव्यू मैं लाने की कोशिश करूंगा जब मून पढ़ेगी वहाँ पे जा करके। तो मैं देखूंगा ये पूरा कॉलेज आपको दिखाने की कोशिश करेगी, लैब कैसा है, कैंटीन कैसा है, क्लासेस कैसी है। तो मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक आपको दिखाए। तो ये कॉलेज बहुत अच्छी है, बहुत शानदार है। तो अगर आप 2023 के एस्पिरेंट हो, सीयूईटी के खासकर एस्पिरेंट हो, पीएसआईटी में अगर आपका ड्रीम कॉलेज है, तो आप मेहनत करो और अच्छी खासी मेहनत करो, तब आपको जा करके उस कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। मून, एक आप टिप्स बता दो 2023 बच्चों को, 2023 एस्पिरेंट बच्चों को, या वो महाराष्ट्र के लिए जा रहे हैं या निमसन के लिए जा रहे हैं या फिर कोई एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए जा रहे हैं, तो वो अभी किस चीज़ पे फोकस करे ताकि उनका एक अच्छी मार्क्स आए और एक अच्छे कॉलेज में उनका एडमिशन हो पाए। तो एक छोटी सी टिप्स अगर आप शेयर करना चाहते हो तो कर दो। हाँ बिल्कुल। अगर निमसेट देना है किसी को, तो निमसेट में मैथ्स का वेटेज बहुत ज़्यादा है, तो तुम लोग मैथ्स पे ज़्यादा ध्यान दो। ज़्यादा नहीं, अभी सफिशेंट टाइम है, 6 to 7 मंथ्स है, तो तुम लोग एटलीस्ट 3 to 4 आवर्स पढ़ो, तो वो काफ़ी, हमको लगता है कि काफ़ी है। रीजनिंग में ज़्यादा कुछ आता नहीं है, बहुत ज़्यादा नहीं है उसमें, वो 2 मंथ काफ़ी है रीजनिंग के लिए, 2 से 3 मंथ बहुत है। अगर तुम उसमें 1 घंटा भी दे रहे हो तो काफ़ी है। और अगर कंप्यूटर के बैकग्राउंड से हो तब तो कंप्यूटर का ज़्यादा दिक्कत नहीं है उसमें। और इंग्लिश मैक्सिमम लोग तो करते नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम लोग इंग्लिश बैकग्राउंड के ही रहते हैं, तो उसके भी वैसा कुछ है नहीं। तो मेरा यही टिप रहेगा कि आप डेली पढ़ो। ऐसा नहीं है कि चलो आज छोड़ देते हैं कल पढ़ेंगे, कल फिर यही होगा कि कल छोड़ देते हैं परसों पढ़ेंगे, क्योंकि मेरे साथ ये हुआ है, तो हम बता रहे हैं। ये ऐसा होते रहता है कि अरे ठीक है, टाइम है, फिर लास्ट में एंड में टाइम ही नहीं मिल पाता है। तो कोशिश करो कि तुम डेली थोड़ा ना थोड़ा टाइम दो, 1 घंटा दो, एटलीस्ट 1 घंटा दो, कि तुम्हारा कोर्स कंप्लीट हो और फिर तुम्हारे अच्छे मार्क्स आए। मतलब इनका ओवरऑल कहना है कि आप कंसिस्टेंट रहो। कंसिस्टेंट इज़ द की ऑफ सक्सेस, हमारे बड़े बुजुर्ग भी कह चुके हैं। तो सिर्फ कंसिस्टेंट रहो, 1 घंटा ही पढ़ो, लेकिन डेली पढ़ो, उससे आपकी जो है स्ट्रेंथ बढ़ेगी और अच्छी खासी मार्क्स आ जाएगी। आप सिर्फ कंसिस्टेंट रहो और कुछ नहीं बोल रहे हैं। सारे जितने भी अभी तक मैंने पॉडकास्ट लिया, सारे बच्चे का यही कहना है, कंसिस्टेंट इज़ द की ऑफ सक्सेस। तो कंसिस्टेंट रहो और बस पढ़ाई करो अच्छे से। अब तो नवंबर मिड आ चुका है, दिसंबर जनवरी से लगभग स्टार्ट हो जाएंगे जो नीचे एंट्रेंस एग्जामिनेशंस होते हैं। तो बस अब स्टार्ट करो। तो मून, अब एक लास्ट क्वेश्चन जो हम सब बच्चों से पूछते हैं, एमसीए ज्ञान से आपको कितना बेनिफिट्स मिला? महाराष्ट्र सीईटी का हो गया, सीयूईटी का हो गया, या फिर और कुछ हमसे आपको क्या बेनिफिट्स मिला, एक बार बता दो। बहुत बेनिफिट हुआ भैया। अगर कोई ऐसा सोचता है कि आपका एमसीए ज्ञान मेन महाराष्ट्र कैंडिडेट मतलब महासेट को लेकर के, तो ऐसा नहीं है। हम महासेट के लिए ज्वाइन किए थे, बट हमको सीयूईटी के लिए भी बहुत हेल्प मिला। हम आपसे पूछे भी थे कि भैया हम महाराष्ट्र साइड जाए या फिर कानपुर साइड जाए, तो आप बोले कि कानपुर साइड जाओ, क्योंकि दोनों का प्लेसमेंट सेम ही है। तो फैमिली भी जो बोल रहे हैं तो वो तुम ले लो। और आप हमेशा गाइड करते थे कि हाँ ठीक है, इतना ये मतलब कोई भी दिक्कत हो तो हमको कॉल कर लेना, कोई भी इशू हो। तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल था, सच में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल था।
क्योंकि ऐसे बहुत सारे बच्चे पैनिक कर जाते हैं। जैसे मेरे पास भी डोमिसाइल नहीं था तो हम भी पैनिक कर गए थे, क्योंकि वो लोग वैसे करते ही हैं कि नहीं तुमको ये लेकर के आना है, तुम्हारा एडमिशन कैंसिल हो जाएगा ऐसे। तो उस टाइम पे आपका सपोर्ट बहुत था कि अरे कोई बात नहीं, नहीं होगा, कैंसिल नहीं होगा, वो लोग ऐसे ही बोलते हैं, तुम उतने जो टाइम में दिए हैं उतने में तुम सबमिट कर देना, मेल कर देना। और आप हर एक टाइम पूछते थे एडमिशन हो गया, फिर आ गई, घर आ गई, मतलब बहुत हेल्पफुल था ये। तो पैनिक को लेकर के तो मैंने सारे बच्चों को बोल रखा है कि भैया वो पैनिक करेंगे, तुम्हें बहुत ही ज़्यादा पैनिक करेंगे, वो चाहेंगे कि तुम्हारा एडमिशन कैंसिल हो जाए किसी तरीके से, लेकिन अंदर से वो लोग भी नहीं चाहते कि तुम्हारा एडमिशन कैंसिल हो किसी भी तरीके से। उनका भी कुछ ऊपर से प्रेशर रहता है डॉक्यूमेंट्स को लेकर के, अगर थोड़ी सी भी दिक्कत होती है तो उन्हें प्रॉब्लम होती है, इसीलिए वो थोड़ा सा घबरा देते हैं बच्चों को। तो अभी जो भी एडमिशन लेने जा रहे हो, कल तक शायद महाराष्ट्र सिटी का टाइम है, तो आप जाओ, आराम से जाओ, कोई इशू नहीं होगा। अगर कुछ भी इशू होता है तो मैं इधर बैठा हूँ, तो बस। और मून तो हमारी अपनी सिटी की है, रांची की ही है, तो आई होप मैं इनसे बहुत ही जल्द मुलाकात हमको करने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं कब हम लोग मिलते हैं, इनकी भी क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। तो मून थैंक यू वेरी मच, आपने हमें एक कीमती समय दिया हमारे चैनल को, और आपने अच्छी खासी हमसे बातें की। सो थैंक यू वेरी मच, फिर मिलेंगे बहुत ही जल्द। थैंक यू भैया।